लगातार जो नारेबाजी है चल रही है। बेचने वालों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नमस्कार, आपके साथ बने हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के मुख्यालय में अभी हम मौजूद हैं और अखिल भारतीय दलित पैंथर के द्वारा आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन रखा गया है। निजीकरण के विरोध में, आरक्षण के विरोध में, असुरक्षा के विरोध में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं मौजूद हैं और अभी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी हम तमाम जो ये मांगे हैं, इन मांगों को लेके भी उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन मांगों को लेके वो आज यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार जो नारेबाजी है चल रही है। बेचने वालों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। निजीकरण पे हल्ला बोल। दलित पैंथर के जो प्रदेश महासचिव हैं अभी हमारे साथ में हैं संतोष कुमार जी पैंथर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किन मांगों को लेके वो आज यहाँ मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे। भारतीय दलित पैंथर किन मांगों को लेके आप यहाँ पे मौजूद हैं? भारतीय दलित पैंथर जिंदाबाद। देखिए, जो भारत सरकार के द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा कि हम देश नहीं बेचने देंगे और देश की सारी संपत्ति बेच लेंगे। रेलवे बेच लिया, लाल किला बेच लिया, पेट्रोलियम बेच ली, LIC बेच ली, सारा देश का जो खजाना है वो सभी बेचने का कार्यक्रम चल रहा है। किन मांगों को लेके आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? हमारा किन मांगों को लेके ये धरना है? मेरा निजीकरण पर धरना है। जो निजी व्यवस्था की जा रही, जो प्राइवेट सेक्टर में सारी संपत्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, इसका मेरा विरोध है। तो कैसे, मतलब इन मांगों को कैसे आप मनवाएंगे? क्या हमारा पहले पूरे प्रदेश में, पूरे देश में धरना प्रदर्शन चालू है और धरना प्रदर्शन होगा। अगर ये नहीं मानते हैं तो मेरा समस्त समुदाय के लोग, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पूरे 85% के लोग सड़कों पर उतरकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। संतोष जी के बारे में एक खास बात आपको बताता हूँ। ये प्रदेश के महासचिव हैं दलित पैंथर से। संतोष जी, आपकी मांगें देश भर में और प्रदेश भर में धरने के रूप में आप दे रहे हैं, लेकिन एक बात आप बताइएगा, जब तक आपके हाथों में सत्ता नहीं होगी, सत्ता की चाबी नहीं होगी, तब तक कैसे इन मांगों को मनवाएंगे? आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये देखा, मांगे जो आपकी हैं वो तो आपकी सत्ता में जाने के बाद में क्या इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, आपने ये देखा था कि 2 अप्रैल को जो हमारा SC ST खत्म किया गया था, 2 अप्रैल को जिस समय दलित समाज के लोग सड़कों पर दिखाई दिए, यहाँ की प्रधानमंत्री ने 1 मिनट में व्यवस्था वापस ले ली थी। और जिस समय हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे, यहाँ का प्रधानमंत्री दिखाई नहीं देगा। एक बात बताइएगा, जो पिछड़े वर्ग की आबादी है देश में 52% से 58% है और सत्ता में जब मोदी जी आए थे तो ये वादा किया था कि पिछड़े वर्ग की हम गिनती कराएंगे। इस देश में जानवरों की गिनती होती है, घोड़ों की गिनती होती है, ऊंट की गिनती होती है, शेर की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, लेकिन जिनकी आबादी इस देश में 52% से 58% है, उनकी आज दिन तक गिनती नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा OBC के साथ में धोखा? देखिए, हमेशा से मोदी ने जब से सरकार प्रथम बार बनी तब से लेके आज तक धोखा ही दिया है। चाहे आपने देखा 70 साल का नेता वो बैठा है, लेकिन 50 साल का सिपाही वो अपने घर जाए, बोरी बिस्तर बांध ले और वो घर चला जाए। ये यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ का कर्मचारी 50 साल के बाद नौकरी छोड़ दे, क्योंकि 30 साल के बाद उसकी नौकरी लगी है, और 50 साल के बाद नौकरी छोड़ दे, लेकिन हम 100 साल तक उस सीट पर विराजमान रहेंगे। ये स्थिति है। अभी जो ये धरना है, क्या प्रशासन के लोगों को आपका सहयोग मिला? मुझे प्रशासन के लोगों का सहयोग चूंकि रहा है, इस समय नहीं है, वो धीरे धीरे सब हो जाएगा। प्रशासन तो हमेशा शासन जैसा कहता है, प्रशासन वैसा चलता है, क्योंकि शासन के इशारे पर ही प्रशासन चला करता है। हमारे साथ में प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर योगेश कुमार, जो लगातार यहाँ के
समाज सेवाओं में भी लगातार इनकी भागीदारी रही है और दलित पैंथर से ये जिला अध्यक्ष भी हैं। तो प्रोफेसर साहब ये बताइएगा किन मांगों को लेके आज ये आपका धरना प्रदर्शन था और क्या आप ज्ञापन देके किन मांगों को आप मनवाना चाह रहे हैं? इस समय हमारा जो धरना प्रदर्शन है विविध मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है बद से बदतर हो चुकी है। ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न बेटियां ही सुरक्षित हैं। इस समय बहुत सारे घटनाएं हुई हैं महिलाओं के विरोध में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे पर बलात्कार हो रहा है। हाथरस, बलरामपुर, कन्नौज, बांदा, कानपुर देहात और लखनऊ लगातार सब में बलात्कार हो रहा है। ऐसी घटनाएं, अमानवीय घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस प्रदेश का मुखिया कान में एकदम से तेल डाले बैठा हुआ, वो उस कानून की व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुआ है। इसके खिलाफ में हमारा ये धरना प्रदर्शन। और जो केंद्र की सरकार है वह सब हर क्षेत्र को निजीकरण में सौंप रही है। जब सारी व्यवस्थाएं निजीकरण में चली जाएंगी फिर सरकार का क्या रहेगा? सरकार का किसी पर भी नियंत्रण नहीं रह पाएगा। सरकार गरीबों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो प्रशासनिक लोग हैं इसको रोक पाने में समर्थ नहीं है, कमजोर हैं और जो अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, इसके पीछे क्या आप कारण मानते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है। इसके पीछे आरएसएस का संगठन काम कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री भी उसी संगठन के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी भयंकर घटनाएं हो रही, इतनी विविध अमानवीय घटनाएं हो रही है, प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं है। और कभी अगर बोलते हैं, जैसे ऊना कांड हुआ था, दलितों के पर बहुत ज्यादा जनजातीय अत्याचार हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम जो भी अपराधी हैं उनको दंडित करने का काम करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री हैदराबाद जाकर के कहते हैं कि दलित भाइयों को मत मारो, हमें मारो। मतलब मारपीट में विश्वास करो, कितनी गंदी सोच है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बोलना चाहिए जो भी अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे और कठोर से कठोर दंड देने का काम करेंगे। संवैधानिक आधार पर सबको न्याय प्रदान किया जाएगा। ऐसी सोच नहीं है, बल्कि ये मनुवादी व्यवस्था के तहत आपस में लड़ाने, मारपीट जैसी सोच है। उसके खिलाफ हमारा ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है। सरकार ने आरक्षण को खत्म करने का पूरा प्रयास किया है। आप देखिएगा, एससी का 21% रिजर्वेशन, ओबीसी 27% रिजर्वेशन है। एससी का मात्र 17% सीटें भर पाई हैं और ओबीसी की मात्र 70 साल में 8% सीटें पूरी हो पाई हैं। तो ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ओबीसी की जो आबादी है 52 से 58% है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद में 27% आरक्षण देने की बात की गई थी, जिसको लेके आज दिन तक उन्हें 8 से 10% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण जो इनकी सोच है, जो मनुवादी सोच है, वो एक तरफ कहते हैं कि सब हिंदू हैं और फिर आरक्षण का विरोध। हिंदू होने के बाद भी उसी हिंदू के आरक्षण का विरोध या हिंदू करता है, तो फिर कौन पिछड़ा कौन हिंदू है? कहीं पर भी बात होती है, जब वोट लेने की बात होती है तब कहते हैं हम हिंदू हैं, और जब कहीं पर आरक्षण की बात होती है तब कहते हैं ये पिछड़े हैं। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है, हिंदुओं और पिछड़ों के बीच संघर्ष, हिंदुओं और दलितों के बीच संघर्ष, तो हिंदू कौन है ये समस्या है। कभी भी रिजर्वेशन का विरोध मुसलमान नहीं करता। समस्या का आपको क्या समाधान लगता है? इसका समस्या का समाधान यही है कि संवैधानिक आधार पर सरकार द्वारा काम किया जाए, सारी समस्या का समाधान होगा। संविधान का माना जाए, संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया जाए, समस्या का समाधान हो जाएगा। वो तो जो आदमी सत्ता में है, कुर्सी में, वो तो अपने तरीके से चलाएगा। वो गलत है ना, वो गलत है, तो इसी का विरोध है हमारा। हाँ, तो क्या मतलब, क्या कोई इसका आगे का भविष्य में आप लोग ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे? किन लोगों का समर्थन करेंगे जो लोग सत्ता में पहुंच गए आपके लोगों की बात उठाएं? हमारा हमेशा यही मांग है कि वैधानिक आधार पर काम करें, और जो भी आगे होगा अगर वैधानिक आधार पर काम करेगा तो हम उसका सहयोग करेंगे, और अवैधानिक काम करेगा तो हम हर तरीके से, पहले हम ज्ञापन के माध्यम से विरोध करेंगे, फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध करेंगे, अंत में हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो उसके आधार पर भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि देश भर में जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, अपनी बात को रखने के लिए धरने का एक तरीका अपनाए हैं और अपनी जो मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राज्य और केंद्र सरकार में बैठी योगी और मोदी की सरकार इन ज्ञापनों पे किस तरीके से कानून बनाकर या इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, वो तो योगी, मोदी और बीजेपी के लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।